हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप भी 16 फरवरी के हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर देखिए पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर का मैं तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है। अगर जो लड़का अगर पूरा डेली वीडियो देख रहा है, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन पे फोकस कर रहा है, तो 100% मेरी गारंटी है कि 70 में 70 लेकर आएगा। नहीं 70 में तो 65 नंबर तक कहीं नहीं गए हैं उसके। लिखित बता रहा हूँ आप लोगों को। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराई जा रही है। जो भी प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, समय बिल्कुल नहीं है, 16 फरवरी आने में बिल्कुल समय नहीं है। और जितने प्रश्न मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, आज ही आप लोग याद कर लो उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले प्रश्न आप लोगों के बहुविकल्पीय बनेंगे। कहाँ से बहुविकल्पीय बनेंगे वो सब कुछ बताने वाला हूँ, वही याद करके जाना आप लोगों को। पहला मेन पॉइंट आप लोगों का सबसे पहले बनेगा काल अवधि से, ठीक है। काल अवधि से 100% प्रश्न बनना, कम से कम 20 ऑब्जेक्टिव में से 2 या 3 प्रश्न आप लोगों की काल अवधि से बनेंगे, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न आप लोगों को याद कर लेना अच्छी तरीके से। जैसे बोला यहाँ पे कि शुक्ल युग की काल अवधि कितनी मानी जाती है। देखो, 1919 ईस्वी से लेकर 1938 तक, यह जो आप लोगों का यह डेट है, इस डेट को हम लोग किस युग कहते हैं? शुक्ल युग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो शुक्ल युग की काल अवधि 1919 से लेकर 1938 तक, ठीक है। दूसरा अगर युग की हम बात करें तो आता है शुक्लोत्तर युग। और शुक्लोत्तर युग जो है वो 1938 ईस्वी से लेकर 1980 ईस्वी तक चलता है। 1929 से लेकर 1980, ये दोनों आप लोगों को याद होने ही चाहिए। एक तो 1919 से लेकर 1938 तक शुक्ल युग, अब 1938 से स्टार्ट होगा और 1980 तक चलेगा आप लोगों का शुक्ल युग। ये दोनों आप लोगों को अटैचमेंट करके ये दोनों आप लोगों को याद होना चाहिए। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो देखो, यहाँ से अभी स्टार्ट होगा आपका रीतिकाल। अभी रीतिकाल और आधुनिक काल दोनों मर्ज करके याद कर लेना। जैसे रीतिकाल, रीतिकाल की काल मानी जाती है 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक। और 1843 ईस्वी से जस्ट स्टार्ट होती है और आज तक जो भी काल अवधि चली आ रही है उसको हम बोलते हैं आधुनिक काल की काल अवधि। तो रीतिकाल की काल अवधि कितनी है? 1643 ईस्वी से 1843। और अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो 1843 से आज तक, ठीक है। तो देखो, 4 हमने यहाँ पे काल अवधि के बारे में बात किया जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करें तो अगला दोनों मर्ज कर लेना इसको, एक प्रगतिवादी युग को, एक प्रयोगवादी युग को। देखो, प्रगतिवादी युग का जो डेट है 1936 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी तक मानी जाती है। और वही 1943 से स्टार्ट हो जाता है और 1953 ईस्वी तक जाता है आप लोगों का प्रयोगवादी युग, ठीक है। तो ये दोनों युग आप लोगों को याद होना चाहिए। तो देखो, हर एक दोनों अटैचमेंट है। इसका एक पेयर बन गया, इसका दूसरा पेयर, इसका तीसरा। तो 3 क्वेश्चन बस मात्र याद करना है और यहाँ पे आप लोगों के 6 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को इस प्रकार आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। इसके बाद एक अलग जाता है आप लोगों का, एक द्विवेदी युग पूछता है। तो द्विवेदी युग जो है 1900 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक मानी जाती है। तो लगभग देखो, मात्र 3 क्वेश्चन याद करोगे तो उससे आपके 6 और एक 7 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और इस मात्र 7 क्वेश्चन से अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। 2 या 3 क्वेश्चन फिक्स है मात्र इस 7 प्रश्न से। और बहुत सारे यूट्यूबर आपको बहुत सारे बताएंगे, ठीक है। बहुत सारे बताने की जरूरत नहीं है, आप कम पढ़ो और एग्जैक्ट पढ़ो कि वही आने वाला है। ये नहीं कि फालतू की बहुत सारी चीजें पढ़े, एग्जाम में आए ही नहीं, ठीक है। ये नहीं कि आपको इतना कोई नोट्स दे देगा कहेगा याद करो, जितना याद कर पाओगे नहीं, कभी नहीं। तो मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ बस मुझे फॉलो करो, एक नंबर आप लोगों को इधर से उधर नहीं होगा, ठीक है। 7 प्रश्न यहाँ से क्लियर हो गया और यहाँ से 2-3 प्रश्न बना तो अनिवार्य है। इसके बाद अगर हम बात आगे करें, अब यहाँ तो स्टार्ट होगा विशेषताएं या प्रवृत्तियां से। देखो, 2 या 3 नंबर की विशेषता या प्रवृत्तियां भी आएगा, कम से कम 2 या 3 नंबर, 3 नंबर मान के चलो विशेषता से लेकर। देखो, विशेषताएं और प्रवृत्तियां दोनों एक ही चीज है। कभी कभी आपको विशेषता पूछ लेगा, कभी कभी क्वेश्चन में आपको प्रवृत्तियां पूछ लेगा, तब घबराना नहीं आपको। आप समझ जाना कि विशेषता और प्रवृत्तियां दोनों सेम ही होती है। अब कौन कौन से याद करना है, देखो पहला मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप लोगों का है, पूछता है कि शुक्लोत्तर युग के साहित्य की प्रमुख विशेषता। शुक्लोत्तर युग के साहित्य की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है? तो देखो, एक विशेषता तो इसकी ये है कि इस युग का जो साहित्य मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्राणित है, ठीक है। और दूसरा है कि इस युग का जो गद्य सहज व्यवहारिक सामाजिक प्रवाह पूर्ण और विचारशीलता और विषय वैविध्य से ओतप्रोत है। तो यह 2 विशेषताएं आपके शुक्लोत्तर युग के साहित्य की 2 विशेषताएं हैं। तो दोनों आप लोगों की, ये वाला प्रश्न आप लोगों को याद होना चाहिए। और मैं इस विशेषता आप लोगों को बताता हूँ कौन कौन सी विशेषता आप लोगों को पूछा जाएगा और कौन सी विशेषता को आपको याद करके जाना। तो एक तो पहला हमने बता दिया। और यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ से दूसरा आपका होगा कि रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन सी हैं। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद करना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां विशेषता पूछा है तो सिंपल आप जवाब दोगे। एक तो लिखोगे श्रृंगार रस की प्रधानता और एक लिखोगे कि काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, ठीक है। ये रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां हैं, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे।
ये सभी जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को रीतिकाल का मालूम चल गया। दूसरा आ गया यहाँ पे आधुनिक काल। आधुनिक काल की विशेषताएं कौन कौन सी है उसको देख लेते हैं। देखो, आधुनिक काल की जो विशेषता है, एक होती है आपका जीवन के यथार्थ की प्रधानता, याद कर लो अभी। और दूसरी होती है बौद्धिकता की प्रधानता। इसको अभी लिख लो और इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद कर लेना। ठीक है, आधुनिक काल भी हो गया, यहाँ पे रीतिकाल भी हो गया। आगे अगर हम बढ़े तो अगला आएगा आपका प्रयोगवाद की विशेषता। देखो, प्रयोगवाद की विशेषता कौन सी होती है? एक होता है आपका घोर वैविकता और एक होता है यथार्थवादी दृष्टिकोण। देखो, कोई जरूरी है कि दोनों ही देगा। ठीक है, बहुत सारे प्रश्नों में दोनों देता है, कभी कभी एक भी दे देता है। तो ये दोनों अगर आपको याद रहेगा तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक देगा, तो आसानी से आप कर डालोगे। ठीक है, और कभी कभी चार ऑप्शन में दोनों दे देता है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रहेगा तभी आप जवाब दे पाओगे। चलो आगे बात करते हैं। तो प्रयोगवाद भी हो गया आप लोगों का। प्रयोगवाद हो गया, तो अब प्रगतिवादी देखेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे प्रगतिवादी युग की विशेषता कौन कौन सी होती है। देखो, प्रगतिवादी युग की जो विशेषता है, एक तो पहला आपका हो गया मानवतावादी प्रवृत्तियां, और दूसरा हो गया विद्रोह एवं क्रांति की भावना। ठीक है, ये जो दोनों विशेषता आपको दिखाई दे रही है किसकी है, तो प्रगतिवादी युग की विशेषता है। ये सारे प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ सभी ऑब्जेक्टिव बनेंगे और 110% बनेंगे। ठीक है, इस बात की गारंटी है हमारे यहाँ से। बस आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लो। आगे अगर हम बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न देख लो, क्षयवाद युग की विशेषता। ठीक है, कि क्षयवाद युग की विशेषता पूछता है तो सिंपल है इसका, एक तो आपका श्रृंगार एवं प्रेम वेदना, और दूसरा प्रकृति का मानवीकरण, याद भी होगा, बहुत सिंपल सिंपल है इसका। ठीक है, अगर सोते समय भी आप 10 मिनट 5 मिनट इसको देखकर सो जाते हो तो ये सारी चीज रिवाइज रहेंगी आपको। और जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा, जैसे ही चार ऑप्शन आप पढ़ोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा सही कौन सा गलत है। बस आपको रिवाइज करने की जरूरत है इन प्रश्नों को। ठीक है, तो क्षयवाद युग की विशेषता भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखो, एक यहाँ से इसको हटाते हैं और एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट नई कविता की पूछता है, तो मैं आप लोगों को नई कविता का बता देता हूँ यहाँ पे, जैसा दे पा रहे हो। नई कविता की प्रमुख जो विशेषता है कौन सी है, तो वो है आपका बौद्धिकता की प्रधानता। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। नई कविता की जो प्रमुख विशेषता है वो आपका बौद्धिकता की प्रधानता, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। अब देखो अगला जो प्रश्न बनने वाला है, ये तो आप लोगों को लिखित बता रहा हूँ, 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। ठीक है, कम से कम 3 या 4 प्रश्न आएंगे यहाँ से रचना से। अब जो मैं रचना बताने वाला हूँ पूरे किताब का इंपॉर्टेंट रचना में लेकर आया हूँ। ठीक है, लेखक और रचनाएं, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे पहला जो इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ, परीक्षा गुरु। ठीक है, तो परीक्षा गुरु जो रचना है वो किसकी है, तो श्रीनिवास दास की है। आप लोग जो जो बता रहा हूँ उसको मेन मेन है, आप लोग याद कर लो, ज्यादा नहीं है, मात्र 20 होंगे, अधिक से अधिक 20 होंगे, बस वो याद कर लोगे। इसके बाद कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। किताब में तो आप लोगों को बहुत दिया, 150 दिया है, 200 दिया है, तो 200 याद करोगे नहीं। मैं आपको बता देता हूँ कि कम याद करोगे और वही आप लोगों के एग्जाम में आएंगे और आराम से अपना नंबर आप अच्छे से ला सकते हो। तो देखिए, वो आपका श्रीनिवास हो गया परीक्षा गुरु। दूसरा है आपका यहाँ पे साहित्य लोचन। साहित्य लोचन रचना के जो लेखक हुए हैं श्याम सुंदर दास जी। ठीक है, और तीसरा है ठलुआ क्लब। ठलुआ क्लब के रचनाकार जो है वो लेखक है गुलाब राय। सेवा सदन के जो लेखक है वो है प्रेमचंद्र। ठीक है, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में हर बार आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद है आप लोगों का बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसके बाद अतीत के चलचित्र, इसके जो लेखक है वो है आपके महादेवी वर्मा जी। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को याद कर लेना। अगला अगर हम बात करें तो देखो, एक आता है साहित्योलोकन। ये जो लेखक हैं ये आपका रचना है, इस रचना के जो लेखक हैं वो है विनय मोहन जी। ठीक है, ये तो 2022 में बहुत बार पूछा है। ये जितने प्रश्न आपको बता रहे हैं सारे 2022 में पूछे गए थे। ठीक है, और बहुत साल पहले से लगातार पूछे आ रहे हैं। इन प्रश्नों को आप अच्छे से नोट करो और अच्छे से याद कर लेना। आगे अगर हम बात करें तो जो अगला आप लोगों का रचना है वो है सूरज का सातवां घोड़ा, और इसके जो लेखक हैं वो आपके धर्मवीर भारती जी हैं। कौन है, धर्मवीर भारती जी। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम आप बात करें तो आवारा मसीहा। आवारा मसीहा के जो रचनाकार है विष्णु प्रभाकर जी हैं। अगला नोट करो, लहरों के राजहंस। और लहरों के राजहंस जो है वो है मोहन राकेश। कौन है, मोहन राकेश है। चलिए ये भी प्रश्न क्लियर। अगला देखो, कलम की सिपाही। ये तो बहुत नॉर्मल है और पॉपुलर भी प्रश्न है, याद भी होगा आप लोगों के। कलम की सिपाही के जो लेखक है वो कौन है, अमृत राय हैं। फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, तो यहाँ तक आपने नोट किया, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो अब ज्यादा नहीं है, कुछ और पॉइंट्स बच गए हैं। जैसे यहाँ पे बोला है कि आत्मकथा, और आत्मकथा के जो लेखक है वो है हरिवंश राय बच्चन जी। आत्मकथा के जो लेखक है हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और है आपका त्याग पत्र। त्याग पत्र के जो लेखक है वो है ज्ञानेंद्र कुमार जी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोगों को ध्यान में बिल्कुल आप लोगों को रखना है।
क्या है, जैसे देखो राहुल संकृत्यायन ये जो लेखक हैं, इनके दो रचनाएं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो मेरी तिब्बत यात्रा, ठीक है, और एक है आपका मेरी यूरोप यात्रा। ये दोनों इनकी रचनाएं आपको याद होना चाहिए, राहुल संकृत्यायन की। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों में से कोई एक जरूर आएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो अगला आता है रामचंद्र शुक्ल। देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दो रचनाएं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आपकी चिंतामणि और दूसरा आपका रस मीमांसा। ये दोनों मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है और एग्जाम में 100% आप लोगों के आएंगे, बस आप लोगों को टिक करना होगा। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल के दो यहाँ पे रचना है, एक तो चिंतामणि और दूसरा रस मीमांसा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अगला है जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी के देखिए कितने मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको तो एकदम आप लोग आईएमपी लगा लो, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी लगा लो इनकी रचनाओं को। जैसे देखो तितली हुआ, कंकाल हुआ, कामायनी हुआ, अजात शत्रु हुआ और एक भूत। ये जो आपको रचना दिखाई दे रही है, टोटल 5 रचना दिखाई दे रहा है, ये पांचों इतने इंपॉर्टेंट है कि इसमें से तो प्रश्न आना अनिवार्य है, 100% आना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये पांचों आप लोगों को याद होना चाहिए। इन पांचों के लेखक एक ही हैं, कौन, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, याद कर लोगे ना, भूलना नहीं आप लोगों को बिल्कुल भी। आगे अगर हम बात करें तो अगला है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, इनके दो रचना सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक है मेरी आत्मकथा और दूसरा है आपका शिक्षा और संस्कृति। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी रचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जो कि आप लोगों को याद करना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ। देखो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% बनेगा, इससे बाहर अब लोगों के नहीं जाएगा। लेखक की रचना में भी, और वहां पे हमने जो कालावधि की बात किया है और यहाँ पे प्रवृत्तियां और विशेषता की बात किया है। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस मात्र इसी वीडियो को आपको लगता है 4 3 7 10 11 नंबर इसी वीडियो से आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, 10 11 नंबर मात्र इस वीडियो से आप लोगों को क्लियर होगा। बस आप लोग अच्छे तरह से कंटिन्यूटी बनाए रखिए। मैं पूरा का पूरा वादा करता हूँ 70 में 70 नहीं पूरा करा दूंगा, बिल्कुल पूरा करा दूंगा। बस आप लोगों को भी याद करके जाने होंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।